हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर फाइन। आज हम इस वीडियो में बिहार में दूसरी हरित क्रांति के संदर्भ में चर्चा करेंगे। इससे संबंधित आर्टिकल आज हिंदुस्तान न्यूज़पेपर में आया था। इसे वाई के अलग सर ने लिखा है, जो कि एक अर्थशास्त्री और पूर्व केंद्रीय राज्य मंत्री हैं। वाई के अलग के बारे में अगर आपको याद हो तो 1979 में वाई के अलग कमेटी की स्थापना हुई थी गरीबी रेखा के निर्धारण हेतु, और इस समिति ने पोषण स्तर को गरीबी रेखा के प्रमुख निर्धारक में से एक माना था, जिसमें 2400 किलो कैलोरी रूरल एरिया या ग्रामीण क्षेत्र के लिए और 2100 किलो कैलोरी अर्बन एरिया के लिए गरीबी रेखा का निर्धारक माना गया था। अब हम इस आर्टिकल के महत्वपूर्ण पॉइंट्स को डिस्कस करेंगे। इस आर्टिकल के इंट्रोडक्शन में दिया गया है किस प्रकार शहरीकरण जब बढ़ता है, चाहे वह जनसंख्या वृद्धि के कारण हो या पलायन के कारण। इसमें बिहार की स्पेसिफिक चर्चा की गई है कि सेंसस 2011 में जो बिहार का शहरीकरण था वो 11.3% था, मतलब कुल एरिया का 11.3% शहर था बिहार में। और बिहार की जो शहरीकरण की दर थी वो देश में सर्वाधिक थी और यह 35.1% थी। ठीक है, शहरीकरण की दर और शहरीकरण दोनों अलग अलग है। तो जिस प्रकार, अब हम इंट्रो पे आते हैं, तो जिस प्रकार शहरीकरण बढ़ता है तो एक बड़ी जनसंख्या को खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कराना एक महत्वपूर्ण चुनौती बन जाती है। खाद्यान्न सुरक्षा सुनिश्चित कराने के लिए हरित क्रांति एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो सकती है। इस चीज़ को वे लिखते हैं। तो आगे हम इसमें देखते हैं कि खाद्यान्न सुरक्षा को सुनिश्चित करना होगा, बल्कि इसे बदलना भी होगा। खाद्यान्न सुरक्षा को कैसे बदलना होगा, तो इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों जैसे दोनों आयामों के बीच में काम करना होगा, जहां तेजी से बाजार विकसित हो रहा है। मतलब ग्रामीण और शहर, जाहिर सी बात है, जहां जनसंख्या वृद्धि होगी तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी बाजार विकसित होंगे, तो उन चीज़ों को इंटीग्रेट करने की आवश्यकता है और ज़्यादा गुणवत्ता वाले उत्पाद का निर्माण करना होगा। और इन क्षेत्रों में बड़ी संख्या में रोजगार और आर्थिक विकास होगा, लेकिन ऐसा तभी संभव है जब संस्थागत मदद, तकनीकी और आर्थिक सहायता सहित अधोसंरचना मुहैया हो। अधोसंरचना का मतलब यहाँ पे है बुनियादी अवसंरचना से, इंफ्रास्ट्रक्चर से, उसे इंफ्रास्ट्रक्चर बोला जाता है अधोसंरचना को। उसमें है, वरना कीमतें बढ़ने और बदहाली फैलने लगेगी। मतलब अगर आप प्रॉपर इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाएंगे तो उत्पाद आपके महंगे होते चले जाएंगे और जनसंख्या वृद्धि भी हो रही है, इसके कारण जो इन्फ्लेशन है वो बढ़ जाएगा। उसके बाद है, इसके अलावा दो और मुद्दे हैं, भूमि और जल जैसे सीमित स्रोत। इस मुद्दे को भी देखना होगा। सीमित स्रोत हैं जैसे भूमि, जैसे कि हम लोग बिहार है जो वेरी हाईली पॉपुलेटेड है, डेंसली पॉपुलेटेड है, तो इसमें सीमित स्रोत हैं संसाधनों के। फिर निवेश से मिलने वाली आय, मतलब हमारे यहाँ निवेश भी कम है। इसी में प्रोफेसर व्यास समिति की वे चर्चा करते हैं। भारत में अनाज बुआई का करीब 17% क्षेत्रफल बिहार के 6 जिलों से आता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप मेंस में मेंशन कर सकते हैं। हरित क्रांति वाले पॉइंट में आप इसे मेंशन कर सकते हैं, आप इसे नोट्स में जरूर लिखें। बिहार योजना बोर्ड के एक शोध से पता चला है कि अगर राज्य की पैदावार में 1/4 वृद्धि हो जाए तो बिहार ही नहीं, भारत को भी पीछे मुड़कर देखना नहीं पड़ेगा। मतलब भारत की जो खाद्यान्न उत्पादकता है या उत्पादन है उसमें काफ़ी तेजी से वृद्धि होगी, मात्र अगर बिहार की ही पैदावार में 1/4 की वृद्धि हो जाए। ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे आप जरूर अपने मेंस के नोट्स में ऐड करें। व्यास समिति मार्गदर्शन करती है कि अनाज उत्पादन और काम का बहुमुखी विस्तार तब तक संभव नहीं है जब तक किसान को बेहतर ऊर्जा और जल आपूर्ति नहीं होती है। ठीक है, ऊर्जा और जल आपूर्ति एक इंफ्रास्ट्रक्चर का बहुत मेन पार्ट है, खासकर किसानों के लिए, तो उसका विकास करने से संबंधित बात कही जा रही है। फिर भूमि विकास की टेक्नोलॉजी मौजूद हो। भूमि विकास मतलब वो किस प्रकार उत्पादकता बढ़ाई जाए, उसमें जो भी साइंटिफिक सोल्यूशन है, अगर कहीं क्षारीयता ज़्यादा है, एसिडिटी ज़्यादा है, मृदा में नाइट्रोजन की कमी है, ह्यूमस की कमी है, उसी को भूमि विकास करेंगे। तो एक बेहतर टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए जिससे उत्पादकता बढ़ेगी। फिर अतिरिक्त भूमि पर दूसरी फसल भी लगाई जा सकेगी। बिहार को जल प्रबंधन और बाढ़ प्रबंधन के लिए विशेष दर्जा दिया जाना चाहिए। इसे आप जरूर लिखें अपने नोट्स में कि बिहार को जल प्रबंधन और बाढ़ नियंत्रण के लिए विशेष राज्य का दर्जा दिया जा सकता है। यहाँ की मृदा अच्छी है और बारिश भी खूब होती है और बड़ी नदियाँ यहाँ मौजूद हैं। ये तीनों फैक्टर्स होते हुए भी हमारी जो कृषि का उत्पादन है वो अन्य राज्यों से काफ़ी कम है, खासकर उत्पादकता काफ़ी कम है। यह असल में केंद्र की बाढ़ नियंत्रण के लिए ज़्यादा संसाधन देने की जरूरत है। केंद्र को अधिक संसाधन देना चाहिए बिहार में बाढ़ नियंत्रण के लिए। आपके इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि बाढ़ को नियंत्रित करने के उपाय बताएं, कौन कौन सी ऐसी टेक्नोलॉजी है जो बाढ़ को नियंत्रित कर सकती है, नई टेक्नोलॉजी। तो इसमें आप नदी जोड़ परियोजना बता सकते हैं, स्पन सिटी का कॉन्सेप्ट है वो बता सकते हैं। आगे वे टेक्नोलॉजी से संबंधित चर्चा करते हैं। उत्तर बिहार में मक्के की खेती सफल खेती जग जाहिर है, हाइब्रिड धान भी सफल हो रहे हैं। हाइब्रिड धान की वह चर्चा करें। पूसा स्थित कृषि अनुसंधान संस्थान में धान पर बड़े नवाचार हो रहे हैं। इन चीज़ों को आप जरूर अपने नोट्स में मेंशन करें। दालों में भी प्रयास तेज हुआ है। इसके अलावा श्री विधि से जो खेती होती है उसको आप मेंशन कर सकते हैं। सात निश्चय में भी आप मेंशन कर सकते हैं। सात निश्चय 1-2 या कृषि रोड मैप आप मेंशन कर सकते हैं इसमें। उसके बाद है, इसमें निजी सरकारी गठबंधन के माध्यम से इसे अंजाम दिया जाए। जो भी योजना बनाई जाए उसमें निजी और सरकारी गठबंधन, क्योंकि सिंपल सी बात है, स्टेट है, स्टेट के पास उतने संसाधन नहीं है और उतनी बेहतर टेक्नोलॉजी नहीं है कि योजनाओं को एक ज़मीनी स्तर पर प्रोडक्टिव रूप से इंप्लीमेंट किया जाए। तो इसमें सरकारी निजी गठबंधन, पीपीपी मॉडल पर लागू किया जाए योजनाओं को या फिर इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को या किसी भी कार्यक्रम को। अब आगे बाजार की चर्चा करते हैं। किसानों की सहायता के लिए हमने पुख्ता व्यवस्था नहीं की है। ठीक है, बाजार में किसानों का शोषण होता है, इसी संबंध में चर्चा करते हैं। हमें ऐसी नीतियां बनानी होगी जिससे नए बाजार विकसित हो, व्यापार के नए अवसर बताने वाले सूचना तंत्र का निर्माण हो। व्यापार संबंधित सूचना तंत्र जैसे ईना पोर्टल हो गया, इस संदर्भ में काम हो रहे हैं। ऐसे आर्थिक
संस्थाओं की स्थापना हो जो कारगर हो और संचार प्रौद्योगिकी मानकीकरण गुणवत्ता सुधार और व्यापार के लिए ऋण दे सकें। ठीक है, ये बीपीएससी का फेवरेट क्वेश्चन है, इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है मार्केटिंग से संबंधित जो भी क्या क्या सुधार किए जा सकते हैं कृषि में स्पेशली, जैसे तो उसमें ई नाम ये सब चीज़ों को मेंशन किया जाता है। और इसके अलावा कीमतों में समानता के साथ ही हर फसल के स्तर पर आर्थिक राजस्व और व्यापार नीतियाँ हो, ये बहुत अच्छा पॉइंट है। हर फसल के स्तर पर अलग अलग नीति हो और अलग अलग उन पे ध्यान केंद्रित करने वाली नीतियाँ होनी चाहिए हर फसल, जैसे धान के लिए अलग नीति हो, मक्का के लिए अलग हो, मखाना के लिए अलग हो, जैसे मखाने के लिए मखाना बोर्ड का स्थापना किया गया है, मक्का के लिए अलग हो। अब इसमें निष्कर्ष में बात करते हैं, छोटे किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए पारंपरिक मॉडल पर काम करना ही होगा, मतलब धान हो गया या गेहूं हो गया इसका उत्पादन, गन्ना उत्पादन। लेकिन गैर अनाज कृषि कैश क्रॉप्स, जैसे कि हम कह सकते हैं कि उत्पादनों की मांग में भी तेजी से बढ़ेगी, इसके लिए नए नए मॉडल बनाने होंगे, जैसे मोटे अनाज हो गया, तो इसके लिए नए नए मॉडल बनाने होंगे। क्लस्टर वाइज अप्रोच अपना सकते हैं, जैसे हम लोग देखते हैं कि जो नॉर्थ ईस्ट वाला जो एरिया है वहाँ पे मक्का का उत्पादन ज़्यादा होता है, जो टाल क्षेत्र है वहाँ दाल का उत्पादन ज़्यादा होता है, बागमती का जो कछाड़ है वहाँ चावल का उत्पादन ज़्यादा होता है, धान का उत्पादन ज़्यादा होता है। उसके बाद है यह दूसरी हरित क्रांति काफ़ी जटिल होगी, किसानों का मनोबल बढ़ाने की जरूरत है और इसके लिए कृषि उत्पादों और टेक्नोलॉजी के प्रति द्वेष को छोड़ना होगा। टेक्नोलॉजी के प्रति द्वेष, अभी भी हम टेक्नोलॉजी को अपनाने से पीछे हटते हैं, जैसे आज भी देखिए जीएम फसल को आज भी मान्यता नहीं प्राप्त हुई है और इससे संबंधित कई कई विवाद आप देखते हैं हमेशा। तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको ये आर्टिकल पढ़ना है तो प्लीज़ विजिट आवर टेलीग्राम चैनल, वहाँ पे मैं इस आर्टिकल को डाल दूंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।